आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो मतलब यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की सबसे महान और ऐतिहासिक फिल्म मदर इंडिया के निर्माण के समय की। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि जब ये कालजयी कृति गढ़ी जा रही थी तो उसी स्टूडियो के एक दूसरे हिस्से में कुछ ऐसा चल रहा था जो कला के बिल्कुल विपरीत था। हाँ, वही तो। एक तरफ एक इतिहास रचा जा रहा था और दूसरी तरफ एक बेहद अनुभवी संगीतकार एक पूरी की पूरी फिल्म को सिर्फ इसलिए बर्बाद करने पर तुला था ताकि वो अपने एक पुराने प्रतिद्वंदी को नीचा दिखा सके। सही कहा। कला और संगीत की दुनिया में हम अक्सर सुरों और भावनाओं की बात करते हैं ना, लेकिन आज की इस कहानी में संगीत से ज्यादा बदले, जिद और अहंकार की धुनें सुनाई देंगी। एकदम सही। जो हमें बॉलीवुड के उस सुनहरे दौर की मतलब एक ऐसी अनसुनी कहानी में ले जाता है जहां एक महान संगीतकार ने अपनी व्यक्तिगत रंजिश के लिए एक पूरी फिल्म को ही मोहरा बना दिया। और हमारा मिशन आज यही समझना है कि ये सब हुआ कैसे, ये दांव कैसे खेला गया, इसके पीछे की मानसिकता क्या थी और अंत में ये रणनीति कैसे उसी संगीतकार पर भारी पड़ गई। तो चलिए इसे समझते हैं। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी वित्तीय मजबूरी से, जिसका सीधा संबंध मदर इंडिया से था। हाँ, क्योंकि देखिए मदर इंडिया कोई आम फिल्म नहीं थी। ये निर्देशक महबूब खान का एक विशाल सपना था। स्रोत बताता है कि इस महाकाव्य जैसी फिल्म को बनने में लगभग 3 साल का लंबा वक्त लग रहा था। 3 साल मतलब उस जमाने में जब कोई कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं हुआ करती थी। बिल्कुल नहीं होती थी। और किसी एक प्रोजेक्ट पर 3 साल तक लगातार काम करने का मतलब था कि पैसा पानी की तरह बह रहा है। स्टूडियो को चालू रखना, सैकड़ों लोगों की यूनिट को पैसे देना, ये सब एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बन चुका था महबूब खान के लिए। ये तो आज के कॉर्पोरेट जगत जैसी ही स्थिति लगती है मुझे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बहुत बड़ी टेक कंपनी अपना सबसे महत्वाकांक्षी और महंगा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बना रही हो। हाँ, और खर्चे निकालने के लिए संघर्ष कर रही हो। बिल्कुल। और क्योंकि उस बड़े प्रोजेक्ट में सालों लगने वाले हैं तो कंपनी खर्चे निकालने के लिए बीच में 2 छोटे मोटे मोबाइल गेम लॉन्च कर दे ताकि थोड़ी बहुत नकदी आती रहे। महबूब खान ने भी तो बिल्कुल यही किया था ना। एकदम सही एनालॉजी है ये। पैसों की इस लगातार कमी से निपटने के लिए महबूब खान ने तय किया कि जब तक मदर इंडिया पूरी होती है तब तक अपने होम प्रोडक्शन के तहत 1-2 छोटी फिल्में बना ली जाएं, ताकि सर्वाइवल हो सके। हाँ, इसी रणनीति के तहत उन्होंने आवाज और पैसा ही पैसा नाम की 2 फिल्में शुरू की। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है, मतलब क्या इस तरह ध्यान बंटने से और वो भी केवल पैसे के लिए आनंद फानन में काम करने से जो आपका मूल प्रोजेक्ट है और ये जो नई फिल्में हैं इनकी गुणवत्ता पर खतरा नहीं मंडराता? अगर हम इसे बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो व्यावसायिक दुनिया में कैश फ्लो या नकदी का प्रवाह बनाए रखना बहुत जरूरी है। महबूब खान का ये कदम कोई रचनात्मक फैसला नहीं था, वो बस एक मजबूरी थी। हाँ, वो एक विशुद्ध सर्वाइवल स्ट्रेटजी थी। लेकिन समस्या तब आती है जब कला को केवल एक फैक्ट्री के उत्पाद की तरह देखा जाने लगे। जब किसी फिल्म का निर्माण केवल इसलिए हो रहा हो कि भाई जल्दी से कुछ पैसे उगाने, तो उसमें वो आत्मा आ ही नहीं पाती जो एक महान कृति में होती है। और दर्शक भी तो बेवकूफ नहीं होते ना, वो इस कमी को बहुत जल्दी भांप लेते हैं। बिल्कुल। और शायद यही वो कमजोर कड़ी थी जिसने महबूब खान के इस छोटे प्रोजेक्ट यानी फिल्म पैसा ही पैसा को एक बहुत बड़े विवाद का केंद्र बना दिया। तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि महबूब खान ने मदर इंडिया का संगीत तो दिग्गज नौशाद को सौंपा था जो उस वक्त अपने चरम पर थे। लेकिन अपनी इस छोटी फिल्म पैसा ही पैसा के लिए उन्होंने संगीतकार अनिल विश्वास को चुना। और यहीं से कहानी में वो व्यक्तिगत रंजिश वाला एंगल आता है जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। हाँ, स्रोत के अनुसार अनिल विश्वास महबूब खान के पास पूरे 15 साल बाद लौटे थे। सोचिए, पिछली बार उन्होंने 1942 में फिल्म रोटी में संगीत दिया था। 15 साल का अंतराल किसी भी कलाकार के जीवन में बहुत बड़ा होता है। और अनिल विश्वास की ये वापसी केवल एक संगीतकार के तौर पर नहीं थी, उनके भीतर एक गहरी कड़वाहट पल रही थी इतने सालों से। मतलब नौशाद के खिलाफ? हाँ, स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि अनिल विश्वास और नौशाद के बीच एक बहुत गहरी व्यावसायिक और व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता थी। अनिल विश्वास को ये बात बहुत चुभ रही थी कि महबूब खान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट का संगीत नौशाद तैयार कर रहे हैं और उन्हें बस एक कामचलाऊ फिल्म पकड़ा दी गई है। और इसके साथ ही इस कहानी में एक और बहुत बड़े किरदार की एंट्री होती है, मोहम्मद रफी।
बिल्कुल। अनिल विश्वास केवल नौशाद से ही नहीं बल्कि उनके पसंदीदा गायक मोहम्मद रफी से भी खासे खफा रहते थे। और फिर उन्होंने महबूब प्रोडक्शन में वापस आते ही एक ऐसा ऐलान किया जो सच में हैरान करने वाला है। उन्होंने खुलेआम घोषणा कर दी कि वो इस फिल्म के जरिए ये साबित करके रहेंगे कि किशोर कुमार मोहम्मद रफी के मुकाबले कितने ज्यादा प्रतिभावान और वर्सेटाइल गायक हैं। अब रूठिए, मुझे ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही है। अनिल विश्वास कोई नौसिखिए तो थे नहीं, उनके पास 20 साल से ज्यादा का अनुभव था। हाँ, वो इंडस्ट्री के दिग्गज थे। तो क्या कोई इतना महान और अनुभवी संगीतकार महज अपनी ईर्ष्या के लिए, मतलब सिर्फ किसी को नीचा दिखाने के लिए अपना खुद का करियर दांव पर लगा देगा? ये कंकर मोती, अरे इसीलिए तो कहता हूँ कि ओ। क्या इसके पीछे कोई और व्यावसायिक कारण नहीं था, जैसे कि किशोर कुमार की उस वक्त की बढ़ती लोकप्रियता का फायदा उठाना? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि उस दौर के संगीत निर्देशकों की मानसिकता क्या थी। उस समय के जो दिग्गज संगीतकार थे ना, वो खुद को किसी स्टार मेकर से कम नहीं समझते थे। अच्छा, मतलब एक तरह का गॉड कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल, एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, गॉड कॉम्प्लेक्स। उन्हें लगता था कि वे अपने धुन के दम पर किसी भी गायक से कुछ भी गवा सकते हैं। अनिल विश्वास का ये कदम किसी व्यावसायिक फायदे के लिए नहीं था, ये पूरी तरह से अपनी श्रेष्ठता साबित करने की एक सनक थी कि मैं जो चाहूं वो करवा सकता हूं। हाँ, वे ये दिखाना चाहते थे कि नौशाद जिस मोहम्मद रफी के दम पर सफल हो रहे हैं, वो यानी अनिल विश्वास किशोर कुमार से वो काम करवा सकते हैं जो रफी कभी सोच भी नहीं सकते। बाप रे, मतलब एक पूरी फिल्म का इस्तेमाल सिर्फ अपनी खुन्नस निकालने के लिए करना। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई व्यक्ति अपने दुश्मन के रेस्टोरेंट की बुराई करने के लिए पूरा का पूरा अखबार ही खरीद ले। बहुत उम्दा एनालॉजी है ये। यहाँ कला का उद्देश्य कुछ नया रचना नहीं रह गया था, बल्कि कला एक हथियार बन गई थी। और ये सोची कितनी खतरनाक है, मतलब एक पूरी फिल्म जिसमें सैकड़ों लोगों की मेहनत लगी है, इतने सारे अभिनेता, निर्देशक, तकनीशियन, सबका समय लगा है, उसका इस्तेमाल केवल एक इंसान की खुन्नस निकालने के लिए किया जा रहा है। सही बात है। ये ऐसा है जैसे कोई इमारत का नक्शा इसलिए नहीं बना रहा कि वो मजबूत बने और उसमें लोग रह सकें, बल्कि इसलिए बना रहा है ताकि वो सामने वाली इमारत की धूप रोक सके। और अंत में क्या होता है, आपकी इमारत खुद ही गिर जाती है क्योंकि आपने उसकी नींव पर तो ध्यान ही नहीं दिया। एकदम, ये वास्तुकला वाला उदाहरण इस पूरी स्थिति को बिल्कुल सटीक ढंग से समझाता है। जब सृजन का मूल आधार ही नकारात्मक होना, तो उसका ढहना तय होता है, और यही पैसा के साथ हुआ। तो अब उस नतीजे की बात करते हैं। साल 1956 में फिल्म पैसा ही पैसा सिनेमाघरों में रिलीज हुई। स्रोत बताता है कि इसका बहुत भारी प्रचार किया गया था। हाँ, पोस्टरों पर शकीला, किशोर कुमार और माला सिन्हा जैसे बड़े बड़े सितारों के नाम चमकाए गए थे। और अनिल विश्वास ने अपनी उस खुली चुनौती को पूरा करने के लिए फिल्म के कुल 10 गानों में से 6 गाने किशोर कुमार से गवाए। लेकिन नतीजा, बॉक्स ऑफिस पर एकदम सन्नाटा। फिल्म बिना कोई आवाज किए बुरी तरह डूब गई। एक भी गाना नहीं चला। हाँ, किशोर कुमार का एक भी गाना लोगों की जुबान पर नहीं चढ़ा। तेरे हैं बैड डॉक्टर सब कौड़ी के 3, तेरे आगे झूठी पड़ जाती है। कला सब धोखा, बिन पैसा हर खेल है झूठा। लेकिन यहाँ मुझे संगीत की कार्यप्रणाली को लेकर एक बड़ी उलझन है। मतलब किशोर कुमार तो अपने आप में एक विलक्षण प्रतिभा थे ना, उनके पास एक बेहद सुरीली और प्राकृतिक आवाज थी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर अनिल विश्वास जैसे अनुभवी संगीतकार के निर्देशन में उनके गाए हुए 6 के 6 गाने पूरी तरह फ्लॉप कैसे हो गए? तकनीकी रूप से यहाँ गलत क्या हुआ था? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहीं पर संगीत के विज्ञान और गायक की स्वाभाविक शैली का टकराव हो गया। किशोर कुमार की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनकी स्वाभाविक उन्मुक्त गायकी। हाँ, वो जो दिल से गाते थे एकदम। बिल्कुल, उनकी आवाज में एक खुलापन था, एक प्राकृतिक रवानी और यॉडलिंग जैसी अनूठी शैली थी। वो व्याकरण से नहीं गाते थे, लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद रफी विशुद्ध रूप से शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित थे। जटिल मुर्कियां, हरकतें और क्लासिकल रागों पर आधारित धुनें, ये रफी साहब का कंफर्ट जोन था। ओ, तो मतलब अनिल विश्वास ने किशोर कुमार को रफी साहब वाले कंफर्ट जोन में धकेल दिया। बिल्कुल, अनिल विश्वास ने यही सबसे बड़ी तकनीकी गलती कर दी। अपनी उस जिद में कि मुझे रफी को नीचा दिखाना है, उन्होंने किशोर कुमार के लिए वैसी ही बेहद जटिल, भारी और शास्त्रीय धुनें बना दी जो आम तौर पर नौशाद रफी के लिए बनाते थे। अरे बाप रे,
तेरे हैं बैग डॉक्टर सब कौड़ी के तीन, तेरे आगे झूठी। जब जेब में ठन के पैसा, जब पेट में ठन के रोटी, तब है ये पत्थर हीरा। अब आप ही सोचिए, जब किसी कलाकार को उसकी सहज शैली से बाहर खींचकर किसी दूसरे के सांचे में जबरदस्ती फिट करने की कोशिश की जाएगी तो वो बेसुरा न भी हो पर बेजान जरूर हो जाता है। गानों में किशोर कुमार की वो जो चिरपरिचित ऊर्जा और मस्ती थी वो पूरी तरह से गायब थी। दर्शक जिस किशोरदा को सुनने आए थे वो उन्हें मिला ही नहीं। बिल्कुल सही। अब ये बात मुझे पूरी तरह से स्पष्ट हो रही है। अनिल विश्वास ने किशोर कुमार की खूबियों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वे किशोर कुमार के जरिए मोहम्मद रफी की खूबियों की नकल करवाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ी बेवकूफी थी। ये तो ऐसा हुआ कि आप एक बेहतरीन तेज गेंदबाज से ये उम्मीद करें कि वो स्पिन गेंदबाजी करके विकेट निकाले, सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाली टीम का स्पिनर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसमें नुकसान तो सिर्फ उस बेचारे गेंदबाज का ही होगा ना। हाँ, और इस पूरी जिद का असली खामियाजा किसे भुगतना पड़ा? महबूब खान को, जो पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार महबूब खान की दोनों बचाव वाली फिल्में आवाज और पैसा ही पैसा बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गईं। हालात इतने खराब हो गए कि महबूब खान लगभग दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए थे। ये कितनी बड़ी विडंबना है। देखिए, जिस फिल्म का नाम ही पैसा रखा गया था, उसने निर्माता की जेब में एक पैसा तक नहीं डाला। इसे सिनेमाई इतिहास की एक क्रूर विडंबना ही कहेंगे। और इस पूरी घटना पर उस समय के विशेषज्ञों की राय भी गौर करने लायक है। स्रोत में बताया गया है कि संगीत समीक्षकों का स्पष्ट मानना था कि किशोर कुमार अपने आप में एक महान गायक थे। हाँ, उन्हें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए उन्हें अनिल विश्वास के किसी सर्टिफिकेट या ऐसी किसी बेतुकी चुनौती की कोई जरूरत नहीं थी। ये मोहम्मद रफी और नौशाद को नीचा दिखाने की कोशिश पूरी तरह से गैर जरूरी थी और ये कला का अपमान भी था। लेकिन कहते ना कि वक्त हर चीज का जवाब देता है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब निकला? अनिल विश्वास के उन दावों और खोखली चुनौतियों का असली जवाब तब मिला जब 25 अक्टूबर 1957 को महबूब खान की मदर इंडिया आखिरकार रिलीज हुई। और क्या ऐतिहासिक रिलीज थी वो। हाँ, ये सिर्फ एक फिल्म की रिलीज नहीं थी, ये तो भारतीय सिनेमा में एक नए युग की शुरुआत थी। नौशाद का संगीत इतना सशक्त और जादुई था कि सिनेमा घरों में बैठे लोग स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पा रहे थे। और यहाँ नौशाद के काम करने का तरीका देखिए, वो अनिल विश्वास की उस समय की मानसिकता से बिल्कुल उलट था। नौशाद ने किसी को कुछ साबित करने के लिए धुनें नहीं बनाई। उनका फोकस सिर्फ फिल्म पर था। हाँ, उन्होंने कहानी की मांग, किरदारों की पृष्ठभूमि और दृश्य की भावनाओं को ध्यान में रखकर संगीत रचा। मदर इंडिया के गाने केवल सुनने में अच्छे नहीं थे, वे उस फिल्म की आत्मा का हिस्सा थे। देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे होली आई रे कन्हई रंग छलके सुना दे जरा। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे। रंग जीवन में दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जिस मोहम्मद रफी को कमतर साबित करने की इतनी बड़ी साजिश रची गई थी, बिल्कुल उन्हीं की आवाज ने मदर इंडिया में ऐसा जादू कर दिया कि लोग बस झूम उठे। बिल्कुल। स्रोत में उन गानों का विशेष रूप से जिक्र किया गया है, जैसे आए हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँकरे और दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। इन गानों ने तो रातों रात इतिहास रच दिया। ये गाने केवल हिट नहीं हुए थे, ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गए। हाँ, और रफी साहब की आवाज में गाए गए करना है तो कर प्यार ना डर और नैनो वाली घूंघट से ना झांक दे ने तो जैसे अनिल विश्वास की हर उस चुनौती को हमेशा के लिए शांत कर दिया जो उन्होंने 15 साल बाद लौटकर दी थी। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नौशाद या मोहम्मद रफी ने कभी अनिल विश्वास के उन बयानों का सार्वजनिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्होंने, कोई जवाबी चुनौती नहीं फेंकी। उन्होंने अपना सारा ध्यान अपनी कला को निखारने में लगाया। जब कोई रचनात्मक काम पूरी ईमानदारी से किया जाता है ना, तो उसे किसी शब्दों के बचाव की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी कला ने खुद ही वो करारा जवाब दे दिया जिसे आने वाली कई सदियों तक याद रखा जाएगा। ये बिल्कुल उस रेस की तरह है जहां एक धावक सिर्फ दूसरे को गिराने पर ध्यान दे रहा था
और खुद मुंह के बल गिर पड़ा। और दूसरा धावक सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ भागता रहा और उसने इतिहास रच दिया। बहुत खूब। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए इस घटना का विश्लेषण करने पर यह बात बहुत गहराई से समझ में आती है कि चाहे वो 60 के दशक का बॉलीवुड हो, आज का कोई कॉर्पोरेट दफ्तर हो या हमारी अपनी निजी जिंदगी, नकारात्मक प्रेरणा अंततः केवल विनाश ही लाती है। बिल्कुल। अनिल विश्वास जो अपने समय के इतने महान संगीतकार थे, उन्होंने अपनी 20 साल की साख और अपना पूरा रुतबा एक बेमानी सी ईर्ष्या के लिए दांव पर लगा दिया। अपना नुकसान तो किया ही, साथ ही अपने निर्माता महबूब खान को भी दिवालियापन के कगार पर धकेल दिया। यही होता है किसी भी कार्य क्षेत्र में, जब फैसले इस बात से प्रेरित होते हैं कि दूसरा व्यक्ति कैसे हारेगा, बजाय इसके कि मैं अपना काम और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, तो इसका परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। रचनात्मकता और ईर्ष्या एक ही कमरे में नहीं रह सकते। सही बात है। जब दिमाग प्रतिशोध से भरा हो तो वो कभी भी कुछ कालजयी नहीं रच सकता। अनिल विश्वास का वो प्रयोग इसलिए विफल नहीं हुआ कि किशोर कुमार में कोई कमी थी। वो इसलिए विफल हुआ क्योंकि उस प्रयोग की नींव ही दूषित थी। एकदम सही। और ये पूरी कहानी जो लोग सुन रहे हैं उन्हें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ये हमारे अपने जीवन में हम किन प्रेरणाओं से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार यहाँ रखना चाहता हूँ। जरा इस संभावना पर गौर कीजिए। अगर अनिल विश्वास ने मोहम्मद रफी को हराने की उस नकारात्मक मंशा को किनारे रख दिया होता। हाँ, सोचिए अगर ऐसा होता। अगर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किशोर कुमार की उस उन्मुक्त प्राकृतिक प्रतिभा को निखारने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ पैसा ही पैसा की धुनें बनाई होती, अगर उन्होंने किशोरदा से वही गवाया होता जो गाने में किशोर कुमार सबसे बेहतरीन थे, तो नतीजा कुछ और ही होता। तो क्या होता? क्या यह संभव नहीं था कि पैसा ही पैसा भारतीय सिनेमा में पॉपिया या एक नई तरह की गायकी का चलन शुरू कर देती और एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन जाती? बहुत मुमकिन था। जब हमारी प्रेरणा किसी को हराना नहीं बल्कि किसी के भीतर छिपे सर्वश्रेष्ठ को बाहर लाना हो, तो क्या कला का पूरा स्वरूप ही नहीं बदल जाता? ये एक ऐसा सवाल है जो संगीत के उस कुरुक्षेत्र से परे हमें कला के असली उद्देश्य की याद दिलाता है। तो इस विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। हाँ, तो फिर मिलते हैं अगली चर्चा में।